गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। छत के रास्ते बेडरूम में घुसी मौत। तो पता चला है कि मेरा भाई यहाँ पड़ा मरा पड़ा है, एक भाई मेरा वहाँ मरा पड़ा है और मेरा बाप अंदर पड़ा। शैतानी साजिश का मास्टरमाइंड कौन? वारदात का जब इलाके के लोगों को पता चला तो इलाके के अंदर सनसनी फैल गई। खानदान के गुमनाम कातिलों की मिस्ट्री। खानदान के गुमनाम कातिलों की मिस्ट्री। यह दास्तान है एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। यह दास्तान है एक ऐसे खूनी कांड की जिसने लोगों के जहन में दहशत भर दी है। यह दास्तान है एक ऐसे घर की जहां कुछ घंटे पहले तक एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार आबाद था, लेकिन अब वहां पसरा हुआ है मौत का मातम। और चौराहे पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोगों के होश उड़े हुए हैं। हर आंख में कुछ सवाल हैं और हर चेहरे पर दहशत झलक रही है। दहशत की यह कहानी उस घर के अंदर से निकली है जहां कुछ ही घंटे पहले एक खूनी कांड हुआ है। कुछ ही घंटे पहले मौत बनकर आए शैतानों ने इस घर के मकान मालिक रईसुद्दीन और उनके बड़े बेटे अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू और छोटे बेटे इमरान को गोलियों से छलनी कर दिया। हत्यारों की गोलियों का निशाना बनी रईसुद्दीन की बीवी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। तो पता चला है कि मेरा भाई यहाँ पड़ा मरा पड़ा है, एक भाई मेरा वहाँ मरा पड़ा है और मेरा बाप अंदर पड़ा है। घर में घुसकर 3 लोगों के कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात हुई दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में। रईसुद्दीन के घर का चप्पा चप्पा उस दिल दहला देने वाले खूनी कांड की कहानी सुना रहा है। घर के फर्श पर बिखरा ये खून, ये दीवारें, ये दरवाजे, ये खिड़कियां और ये सीढ़ियां, सब के सब उस भयानक कांड के चश्मदीद गवाह हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन के घर में मौत का कोहराम मचाने वाले हत्यारे छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए थे। खूनी खेल खेलने के बाद वो हत्यारे छत के रास्ते से ही फरार हो गए। इस भयानक कांड ने पूरे इलाके में फैला दी है सनसनी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। ये पूरी वारदात देर रात को लोनी इलाके के इसी मकान में हुई जहां पर रईसुद्दीन अपने 2 बेटों, पत्नी और बहू के साथ रहते थे। इस पूरी वारदात का जब इलाके के लोगों को पता चला तो इलाके के अंदर सनसनी फैल गई। लोग कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। जो अब तक की जानकारी जो निकल कर आई है, देर रात को कुछ बदमाश छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन पहली मंजिल पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। उनका एक बेटा इस मकान के
ग्राउंड फ्लोर पर नीचे सो रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें रईसुद्दीन, उनका बेटा अजरुद्दीन और इमरान है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और बहू को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ घंटे पहले तक पूरा परिवार नींद के आगोश में डूबा था, लेकिन कुछ हत्यारों ने उस परिवार के 3 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। रात के अंधेरे में हुए इस खूनी कांड ने पुलिस की नींद उड़ाती है। सबूतों की तलाश में पुलिस कई घंटों तक मौकाए वारदात की खाक छान चुकी है, लेकिन हाथ खाली हैं। गुमनाम हत्यारों ने जिस ढंग से दबे पांव छत के रास्ते बेडरूम में दस्तक दी, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बिजनेसमैन के घर में हुए खूनी कांड की इत्तला मिलते ही गाजियाबाद पुलिस की टीमें मौका वारदात पर पहुंच गई थीं। हत्यारों ने घर के जिस जिस कमरे में खूनी खेल खेला था, वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। पुलिस की एक टीम ने उस छत का भी मुआयना किया जहां से हत्यारों का गैंग मौत बनकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। घर के अंदर और बाहर डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों के सुराग ढूंढने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि बदमाश जाते वक्त घर के अंदर से जो कैश और कुछ जेवरात भी लूट कर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बेदर्दी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी, कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश भी हो सकती है, जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस जो है आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है, परिवार से भी पूछताछ कर रही है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जो सबूत हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे इलाके के लोगों के अंदर नाराजगी है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। गाजियाबाद पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि मौत बनकर आए शैतानों ने सोमवार तड़के करीब 3 बजे कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन के घर में एंट्री की थी। उस वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। घर के मालिक रईसुद्दीन, उनकी बीवी और छोटा बेटा इमरान घर की पहली मंजिल पर मौजूद थे, जबकि बड़ा बेटा अजरुद्दीन उर्फ अज्जू और उसकी बीवी अफसाना ग्राउंड फ्लोर पर बने बेडरूम में थे। शुरुआती जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर पुलिस का मानना है कि हत्यारे छत के रास्ते दबे पांव घर में घुसे और पहली मंजिल पर सो रहे रईसुद्दीन, उनकी पत्नी और छोटे बेटे इमरान पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में रईसुद्दीन और इमरान की मौत हो गई, जबकि रईसुद्दीन की बीवी लहूलुहान होने के बाद भी अपनी सांसों के लिए जंग लड़ती रही। सांसों की ये जंग अस्पताल में भी जारी है। पुलिस को शक है कि पहली मंजिल पर खूनी खेल खेलने के बाद हत्यारों ने ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे रईसुद्दीन के बड़े बेटे अजरुद्दीन और उसकी बीवी अफसाना को अपना निशाना बनाया। हत्यारों की गोलियों से छलनी अजरुद्दीन ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी बीवी अफसाना इस हमले में बाल बाल बच गई। अफसाना भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद हैं। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की
3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन के घर में कोहराम मचाने वाले हत्यारों की संख्या करीब 6 थी। बताया जाता है कि हत्यारे एक छत से होते हुए दूसरी छत पर पहुंचे और दूसरी छत से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी छत का सफर तय करते हुए रईसुद्दीन के घर में घुसे थे। खूनी कांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे उसी रास्ते से फरार हो गए जहां से वो आए थे। सर ये 2 से ढाई बजे के करीब की बात है। रात को फायरिंग की आवाज़ आई। हम लोग छतों पे सो रहे थे। इस मकान से 5-6 मकान पीछे मेरा मकान है। तो हमारी जाग हुई 2:30 बजे के करीब। हमने देखा कि आवाज़ें आ रही हैं। 5-6 लोग थे जो करीब छत के ऊपर ही चढ़े हुए थे और फायरिंग करके हमने उन्हें कूदते के भागते हुए देखा। एक बंदे का मैंने पीछे भी किया जो हमारी साइड से भागा था, लेकिन काफ़ी दूरी की वजह से वो निकल गया। जब जो छत से कूदा तो उन्होंने, जो और भी लोग छत पर थे, तो उन्होंने बाकायदा पिस्टल दिखा के उन्होंने डराया कि मैं गोली मार दूंगा, मुझे जाने दो। वो वहाँ से भाग के भी निकल गए। रईसुद्दीन की गिनती इस इलाके के बड़े कारोबारियों में होती थी। वो बरसों से कपड़े का कारोबार कर रहे थे और धंधा भी अच्छा चल रहा था। शायद यही वजह है कि शुरुआत में सभी लोग इसे लूटपाट और हत्या की वारदात समझते रहे। लेकिन पुलिस ने जब मौका वारदात का मुआयना किया तो घर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं मिला। एबीपी न्यूज के कैमरे पर उसने बताया कि घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई है और न ही कोई कैश और ज्वेलरी गायब है। हम आपको बता दें कि रईसुद्दीन का बड़ा बेटा अलीमुद्दीन अपने पिता से अलग रहता है। उसका मकान पड़ोस में ही है। उसका कहना है कि वारदात की इत्तला मिलते ही जब वो यहाँ पहुंचा तो घर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। क्या हुआ यहाँ पर, क्या पता चला? फैड की आवाज आई। फिर मैं जब से अंदर आया तो पता चला एक मेरा भाई यहाँ पर मरा पड़ा है, एक भाई मेरा वहाँ मरा पड़ा है और मेरा बाप अंदर पड़ा है। आप कहाँ थे उस समय? मैं अपने घर पे ही था। आप अलग रहते हैं? अलग रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन थे जरा बताएंगे जिनकी मौत हुई है, उनकी क्या क्या नाम था? अभी मौत कहाँ हुई है? 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। एक इमरान, एक अजरुद्दीन और एक रईसुद्दीन मेरे पापा। सलीमुद्दीन का दावा है कि उसके पिता और भाइयों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस के सामने एक बात साफ हो चुकी है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। जांच के दौरान पता चला है कि रईसुद्दीन ने हाल ही में 70 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा था। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि कहीं इस खूनी कांड के साथ प्लॉट की डील का कोई ताल्लुक तो नहीं है। 2:30 बजे में सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पे जी एकदम फैड हुई गाड़ी उसकी गोली की, एकदम नीचे आ गया। एकदम ये 6 बदमाश थे, 6 भाग गए पीछे से और गोली चलाई उन्होंने। कम से कम ऊपर भी नीचे सब चलता रहा पता ऐसा हुई। कितने राउंड फायरिंग हुई है, कौन लोग थे, क्या पता लगा है? कम से कम कौन लोग थे, क्या कुछ? कौन लोगों को इतना कुछ मालूम नहीं है। एक प्लॉट लिया 70 लाख रुपए के बराबर में यहाँ। ये रंजिश थे और रंजिश कुछ नहीं थी। किससे रंजिश है? रंजिश किससे नहीं है, मतलब उस शक पे, मतलब जो किसने करवाया काम चलने के मारे। क्या लग रहा है, लूटपाट का है? लूटपाट नहीं है ये जान से मारने का आदमी का है। गाजियाबाद पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हत्यारों का सुराग हासिल करने के लिए फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगाल रही है। इस ट्रिपल मर्डर केस ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खूनी कांड को अंजाम देने वाले गुमनाम हत्यारे कौन हैं? आखिर कौन है बिजनेसमैन के खानदान का जानी दुश्मन? कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन के घर में हुए इस खूनी कांड के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल यह है कि रईसुद्दीन के घर में खूनी खेल खेलने वाले गुमनाम हत्यारे कौन थे? क्या हत्यारे रईसुद्दीन और उनके परिवार को पहले से ही जानते थे? क्या हत्यारों ने रईसुद्दीन के घर की रेकी कर रखी थी? क्या हत्यारों को पहले से ही पता था कि कौन सा शख्स कहां पर सो रहा था?
क्या रईसुद्दीन और उनके बेटों की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है? आखिर कौन है इस सनसनीखेज खूनी कांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब जानने के लिए गाजियाबाद पुलिस रईसुद्दीन के परिवार, उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस रईसुद्दीन के बड़े बेटे अजहरुद्दीन की पत्नी अफसाना के होश में आने का भी इंतजार कर रही है, जो इस खूनी कांड के बाद से ही अस्पताल में भर्ती है। पति की मौत के बाद से ही वो सदमे में है। पुलिस को उम्मीद है कि अगर अफसाना कोई बयान दे पाई तो हो सकता है उन गुमनाम हत्यारों के बारे में कोई सुराग मिल जाए जो रात के अंधेरे में कोहराम मचाकर फरार हो गए। सनसनी के लिए वरुण जैन की रिपोर्ट। ट्रिपल मर्डर की सारी कड़ियां फिलहाल बिखरी हुई है और उन कड़ियों को एक एक करके जोड़ना पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बिजनेसमैन रईसुद्दीन और उनके बेटों की हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या था, और जब तक इस हत्याकांड के मकसद की मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ जाता तब तक इस केस के हर अपडेट पर बनी रहेगी हमारी नजर। सनसनी में अब कहानी धर्म के धंधेबाजों की। वो धंधेबाज जो मूक बधिर बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे, वो धंधेबाज जो भोले भाले नौजवानों को नौकरी और रुपयों का लालच देकर उनका मजहब बदलवा देते थे। धर्म परिवर्तन गैंग के मौलाना की गिरफ्तारी के हफ्ते भर बाद अब उसके 3 मोहरे पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, ये तीनों चेहरे उन नौजवानों के हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्म परिवर्तन गैंग के मोहरे करार दिया है। ये तीनों मोहरे इस वक्त यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक इन तीनों के बारे में एटीएस को सुराग दिया धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना मौलाना उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम ने। एटीएस ने इरफान शेख को महाराष्ट्र के बीड से गिरफ्तार किया है, जबकि राहुल भोला दिल्ली से और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान गुरुग्राम से एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। उपलब्ध साक्ष्य तथा नए तथ्यों के आधार पर 3 और व्यक्तियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम इरफान खान, जो कि मूलतः बीड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और दूसरा राहुल भोला जो कि उत्तम नगर नई दिल्ली के रहने वाला है, और मन्नू यादव जो कि गुड़गांव हरियाणा के रहने वाला है। 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस का दावा है कि इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान के खिलाफ इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये तीनों काफी वक्त से जबरन धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे। एटीएस के मुताबिक धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम ने इन तीनों की जिम्मेदारी बांट रखी थी। एटीएस के मुताबिक इरफान शेख केंद्रीय बाल कल्याण मंत्रालय में इंटरप्रेटर का काम करता है। आरोप है कि इरफान शेख मूक बधिर बच्चों और नौजवानों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करता था। वो मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देता था, उनके सामने दूसरे धर्मों की बुराइयां करता था, साथ ही रुपए, नौकरी और दूसरे लालच देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करता था। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने ही आपके सामने सबसे पहले यह खुलासा किया था कि केंद्रीय बाल कल्याण मंत्रालय का एक शातिर कर्मचारी भी धर्म के धंधे में शामिल है। एबीपी न्यूज नेटवर्क ने पिछले सप्ताह ही अपने दर्शकों को यह बता दिया था कि इस पूरे मामले में केंद्र के महिला बाल कल्याण मंत्रालय का एक कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही गूंगे बहरे बच्चों को समझाने वाला काजी जहांगीर नहीं बल्कि कोई और ही है। एबीपी न्यूज की इस खबर पर आज लगी है सरकारी मोहर।
सूत्रों के मुताबिक धर्म के धंधे में इरफान शेख का साथ देते थे राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान खुद भी मूक बधिर हैं, यानी ये दोनों न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों इशारों ही इशारों में अपनी बात जरूर समझा सकते हैं। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार उमर गौतम ने ऐसे लोगों की एक टीम बनाई थी जिन्होंने खुद धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद उमर गौतम विदेशों में जाकर कट्टरपंथी लोगों से मिला और उन्हें अपनी योजना बताई। विदेशों से इस मामले में फंडिंग मिलने के आश्वासन के बाद उमर गौतम ने अपनी पूरी टीम को इस साजिश में लगा दिया और उसके बाद शुरू हो गया साम दाम भेद के आधार पर धर्म परिवर्तन का धंधा। साथ ही जांच के दौरान अनेक ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है जो उसे देश और विदेश से चंदा दिलवा रहे थे। जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में कुछ हवाला डीलरों को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही हैं। इस मामले में देसी विदेशी फंडिंग की जांच कर रही ईडी को भी अब तक की जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों का पता चला है जहां पर चंदे की यह रकम जमा कराई जा रही थी। ईडी ने इन बैंकों से उनका रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही जांच एजेंसियों के रडार पर कुछ और संगठनों के पदाधिकारी भी हैं जिन्हें पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।